दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टडी विद रीड टॉपर्स पर। संस्कृत शिक्षण विधियों की हमने 3 क्लासेज जो हैं पूर्व में ले चुके हैं, जिसके अंतर्गत हमने नवीन शिक्षण विधियाँ, प्राचीन शिक्षण विधियाँ, नवीनतम शिक्षण विधियाँ और उसके बाद में हमने गद्य, पद्य, व्याकरण, अनुवाद, नाटक और कथा की शिक्षण विधियाँ जो हैं उसके बारे में चर्चा कर ली। आज अपना टॉपिक नंबर 2 जो है वो है संस्कृत शिक्षण सिद्धांत तथा शिक्षण सूत्र। आज की क्लास से हमारे रीट एग्जाम में कम से कम 2 प्रश्न आने वाले हैं और जिस तरह से शिक्षण वीडियो में मैंने पूरे अंक हासिल किए हैं, अगर आपको भी पूरे अंक हासिल करने हैं तो ये वीडियो जरूर देखें। इसके बाद आपको इस टॉपिक से अन्य कुछ भी स्रोत से आप पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न आपको पूछे गए हैं और निकट भविष्य में कैसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे शिक्षण सिद्धांत को लेकर चर्चा करेंगे, उसके बाद हम चर्चा करेंगे शिक्षण सूत्रों को लेकर। तो देखिए, शिक्षण सिद्धांत जो है इसमें पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका शिक्षण सिद्धांत है वो है स्वाभाविकता का सिद्धांत। स्वाभाविकता के सिद्धांत को ही प्रकृतिवादी सिद्धांत कहा जाता है। यहाँ पर लिखी गई हर एक चीज, हर एक शब्द आपके लिए रीट परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो कुछ भी आप यहाँ पर स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि रीट परीक्षा में हूबहू यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे स्वाभाविकता का जो सिद्धांत है, इसी का अन्य नाम है आपके प्रकृतिवादी सिद्धांत। यह सिद्धांत क्या कहता है, तो देखिए आप, इस सिद्धांत के अनुसार भाषा सीखना एक जन्मजात एवं सहज जो है प्रक्रिया है। इस कारण ही बालक मातृभाषा सरलता से क्या कर लेता है, सीख लेता है। परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि भाषा सीखना एक जन्मजात प्रवृत्ति है, यह भाषा शिक्षण का कौन सा सिद्धांत है, तो स्वाभाविकता का सिद्धांत है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे इस कारण ही बालक मातृभाषा सरलता से क्या होता है, सीख जाता है। अब बालक मातृभाषा सरलता से सीख जाता है या आसानी से सीख जाता है, तो ये आपके किस सिद्धांत के अनुसार है, तो स्वाभाविकता के सिद्धांत के अनुसार है। तीसरा प्रश्न आपके बन सकता है कि प्रकृतिवादी सिद्धांत का अन्य नाम क्या है, तो स्वाभाविकता का सिद्धांत। भाषा शिक्षण में चारों कौशलों का स्वाभाविक क्या होता है, एक क्रम होता है और इसी अनुसार इसका जो है वो प्रयोग करना चाहिए। जो अब हम देखेंगे छात्रों को जिस भाषा में ग्रहण करना हो उसी भाषा में क्या उसे अभिव्यक्ति का अवसर दिया जाए। यानी कि स्वाभाविकता का सिद्धांत यह कहता है कि बालक जिस भाषा में ग्रहण करते हैं उसी भाषा में उसको अभिव्यक्ति का अवसर दिया जाना चाहिए। संस्कृत संभाषण शिविर में शिक्षक द्वारा स्वीकृत जो सिद्धांत है वो है आपके स्वाभाविकता का सिद्धांत। रीट 2021 लेवल 1 में यह प्रश्न पूछा गया था कि संस्कृत संभाषण शिविर में शिक्षक द्वारा किस सिद्धांत को स्वीकार किया जाता है, तो स्वाभाविकता के सिद्धांत को स्वीकार किया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए यहाँ से बन सकता है। अब है देखिए, यहाँ पर हम बात करेंगे एक 2 पुस्तकें जो हैं और उनके 2 लेखक हैं अलग अलग, तो उनके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि एक की पुस्तक के बारे में पूछा गया है। तो हेराल्ड ई पामर जो है, इनकी पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज स्टडी। इस पुस्तक में इन्होंने क्या कहा है कि भाषा शिक्षण क्या है, एक स्वभाव विनिर्माण की प्रक्रिया है। यानी कि स्वभाव को संगठित करने की, स्वभाव को निर्मित करने की एक क्या है, प्रक्रिया है, कौन, भाषा। अब ये तो आपके हो गया स्वाभाविकता का सिद्धांत। यहाँ से कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं, कैसे प्रश्न पूछे गए, हमने बात की। अगला सिद्धांत है आपके रुचि का सिद्धांत। रुचि का सिद्धांत जो है इसको मनोवैज्ञानिक सिद्धांत भी कहा जाता है। रीट 2022 लेवल 2 शिफ्ट 3 में पूछा गया था कि मनोवैज्ञानिक सिद्धांत किस सिद्धांत को कहा जाता है, किस सिद्धांत का अन्य नाम है, तो वो है आपके रुचि के सिद्धांत का अन्य नाम है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। जिस भाषा में बालक की अधिक रुचि होती है वह उसी को पढ़ने के लिए प्रेरित होता है। अतः भाषा शिक्षण कैसा होना चाहिए, रुचिकर होना चाहिए। श्यामपट्ट का अधिकाधिक उपयोग। अब ये आपके रीट 2017 लेवल 2 में पूछा गया प्रश्न है कि श्यामपट्टस्य अधिकाधिकम प्रयोग, मतलब यानी कि श्यामपट्ट का अधिक उपयोग जो है वो आपके किस शिक्षण सूत्र को लेकर है, तो रुचि का सिद्धांत जो है इस शिक्षण सूत्र के अनुसार श्यामपट्ट का अधिक उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, ऊपर हमने पढ़ा था हेराल्ड ई पामर की पुस्तक जो कि आपके थी प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज स्टडी। अब यहाँ पर आपके दूसरी है पिंसेट महोदय की पुस्तक, जिनकी पुस्तक का नाम है दी प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग मेथड। अब टीचिंग मेथड वाली जो बुक है ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पुस्तक में उन्होंने कहा जब तक छात्रों में सक्रिय रुचि न होगी तब तक शिक्षक का सर्वोत्तम कार्य नहीं हो पाएगा। इसका मतलब यह है कि छात्र तथा शिक्षक दोनों में क्या होनी चाहिए, रुचि आवश्यक है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब तीसरा हम देख रहे हैं क्रियाशीलता या अभ्यास का सिद्धांत। इसको व्यवहारिक प्रयोग का सिद्धांत भी कहा जाता है। रीट परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि क्रियाशीलता सिद्धांत जो है इसका अन्य नाम क्या है, तो अभ्यास सिद्धांत इसका अन्य नाम है। रीट 2017 लेवल 2 में। आगे है देखिए, भाषा एक कला तथा विज्ञान दोनों है।
भाषा क्या है, एक कला भी है और एक विज्ञान भी है। भाषा हो गया चाहे शिक्षण हो गया, शिक्षण भी एक कला और विज्ञान दोनों है। निरंतर अभ्यास, व्यवहारिक प्रयोग, दीर्घकालीन अभ्यास। अब यहाँ पर देखिए अभ्यास, व्यवहारिक प्रयोग, दीर्घकालीन अभ्यास, इसका मतलब क्रियाशीलता, अभ्यास और व्यवहारिक प्रयोग, ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। अगला है आपके संस्कृत में स्थायी अधिगम हेतु मौखिक तथा लिखित अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। मतलब संस्कृत में स्थायी अधिगम के लिए मौखिक तथा लिखित अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। ये किस सिद्धांत के अनुसार, तो आपके अभ्यास, क्रियाशीलता या व्यवहारिक प्रयोग के सिद्धांत के अनुसार। पतंजलि ने अभ्यास के लिए 3 आवश्यक तत्व माने। पतंजलि ने अभ्यास के लिए 3 आवश्यक तत्व स्वीकार किए हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो है रुचि, दूसरा है निरंतर और तीसरा है आपके वैराग्य। यानी कि रुचि के साथ लगातार कार्य करना, निरंतर का मतलब होता है निरंतर या लगातार, और वैराग्य का मतलब बाधाओं को दूर करते हुए, किसी भी प्रकार की बाधा उसमें स्वीकार नहीं की जाएगी। रीट 2022 लेवल 2 शिफ्ट 3 में यह प्रश्न पूछा गया था कि रुचि, निरंतर और वैराग्य जो है ये आपके किस सिद्धांत से संबंधित है? तो क्रियाशीलता के और अभ्यास के सिद्धांत से संबंधित हैं। अगला है देखिए गद्य पद्य में शुद्ध उच्चारण में वाचन कार्य। अब देखिए शुद्ध उच्चारण के लिए आपको वाचन का क्या करवाना पड़ेगा? अभ्यास करवाना पड़ेगा। इसलिए आपके ये रीट 2021 लेवल 1 में जो प्रश्न पूछा गया था उसका सही आंसर जो है क्रियाशीलता या अभ्यास था। ठीक है। थॉर्नडाइक के प्रयत्न तथा देखिए थॉर्नडाइक के प्रयत्न तथा त्रुटि सिद्धांत जो है उसके अनुसार जो 3 नियम दे रखे हैं, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम, इस सिद्धांत में शामिल है। यानी कि ये तीनों नियम जो है, क्योंकि ये अभ्यास से जुड़ा हुआ है इसलिए आपके क्रियाशीलता के सिद्धांत से क्या है? जुड़ा हुआ है। ठीक है। क्योंकि अभ्यास से जुड़ी हुई कोई भी चीज जो होगी वो क्रियाशील होकर ही पूर्ण की जा सकती है। नेक्स्ट हम देखेंगे, अब आपको देखिए अच्छे से पता चल रहा होगा कि इन शिक्षण सिद्धांतों के अपने कैसे प्रश्न पूछे गए और किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। अगला है सक्रियता का सिद्धांत। भाषा शिक्षण में सक्रियता क्या है? आवश्यक है। भाषा शिक्षण में क्या आवश्यक है? आपके सक्रियता आवश्यक है। रीट 2017 लेवल 1 में यह प्रश्न पूछा गया था। अब है सक्रियता मानसिक विकास को क्या करती हैं? तीव्र करती हैं। अब सक्रियता मानसिक विकास को तीव्र करती है, इसका मतलब देखिए मानसिक विकास को तीव्र करने वाला सिद्धांत कौन सा है? ये प्रश्न आपके पूछा गया था। ये प्रश्न पूछा गया था मानसिक विकास को तीव्र करने वाला सिद्धांत कौन सा है? तो सक्रियता का सिद्धांत ये कहता है कि सक्रियता जो है वो मानसिक विकास को क्या करती हैं? तीव्र करती हैं। प्रेरणा के माध्यम से छात्रों को हमेशा सक्रिय रखने का प्रयास करना चाहिए। प्रेरणा यानी होता है आपके अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। अभिप्रेरणा जो होती है वो अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग होती है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे पाठ्यसंग्राम। देखिए ये किसने कहा था? ये स्वर्णिम पथ वाला स्किनर ने कहा था कि अभिप्रेरणा जो होती है वो अधिगम का क्या होती है? सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग होती है। पाठ्य सहगामी प्रवृत्तियों के लिए छात्रों को क्या करना चाहिए? प्रेरित करना चाहिए, ताकि वो प्रेरित होकर फिर क्या रहेंगे? वो सक्रिय रहेंगे। अब अपना 5वां जो सिद्धांत है वो है मौखिक कार्य या मौखिक प्रवचन का सिद्धांत। यह सिद्धांत क्या कहता है? कर्णाभ्याम श्रवणे, यानी कि कान से तो सुनना और मुख्यंच भाषण यानी जीवा के माध्यम से क्या करना है? बोलना। इसी के साथ भाषा का शिक्षण प्रारंभ होता है। यानी कि भाषा के शिक्षण का प्रारंभ किसके साथ होता है? कर्ण तथा जीवा के माध्यम से प्रारंभ होता है। अभिव्यक्ति के रूप में मौखिक अभिव्यक्ति भाषा शिक्षण का क्या है? श्रेष्ठ प्रतिमान है। मतलब अभिव्यक्ति के रूप में मौखिक अभिव्यक्ति श्रेष्ठ है लिखित अभिव्यक्ति की तुलना में। ये किस सिद्धांत के अनुसार कहा गया है? मौखिक कार्य के सिद्धांत या मौखिक प्रवचन के सिद्धांत के अनुसार। अतः मौखिक कार्य, सस्वर वाचन, श्लोक पाठ, अंत्याक्षरी आदि मौखिक अभ्यास करवाए जाने चाहिए। ठीक है। ये आपके हो गया मौखिक कार्य या मौखिक प्रवचन का सिद्धांत। महर्षि जैमिनी जो है उन्होंने कहा है स्रोत ग्रहण ही अर्थ लोके शब्द प्रसिद्ध हो, यानी कि सुनकर ग्रहण किए गए शब्द जो होते हैं वही अर्थ रूप में क्या होते हैं? प्रसिद्ध विश्व में होते हैं। ठीक है। संसार में जो है वो प्रसिद्ध होते हैं। यानी कि सुने हुए यानी मौखिक रूप से बोले गए शब्द जो होते हैं वही जो है विश्व में प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। ये आपके हो गया 5 सिद्धांत कंप्लीट। अब 6ठा सिद्धांत है आपके अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत। यहाँ पर देख रहे हैं आप कि लगभग हर एक सिद्धांत से 2-2, 3-3 प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं। काफी इंपॉर्टेंट चीज है। कई सारी आपने देखी होगी क्लासें, लेकिन वहां पर इस तरह से व्यवस्थित नहीं बताया गया होगा। और हमारा प्रयास यही है कि हम बिल्कुल भी आपके कोई गलती न करें और कोई भी आपके प्रश्न गलत न हो। तो देखिए अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत रीट 2022 लेवल 2 शिफ्ट 4 में एक प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा जो है
एक भाषा शिक्षण का सिद्धांत है। तो अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत भाषा शिक्षण के क्या है? सिद्धांत है। क्योंकि वहां पर कुछ भी ऑप्शन में दे सकते हैं, वो अरुचि का सिद्धांत, तो अरुचि का सिद्धांत नहीं होता है, रुचि का सिद्धांत होता है। जैसे अक्रियाशीलता का सिद्धांत, तो वहां पर क्रियाशीलता का सिद्धांत होता है, अक्रियाशीलता का नहीं होता है। ठीक है, उसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि अनुपात एवं क्रम का क्या होता है? कि सिद्धांत होता है। संस्कृत भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य ग्रहण तथा क्या है? अभिव्यक्ति है। यह गद्य शिक्षण का भी उद्देश्य है कि ग्रहण तथा अभिव्यक्ति, और संस्कृत भाषा शिक्षण का भी प्रमुख उद्देश्य है। अब देखिए रीट 2017 लेवल 1 में क्या पूछा गया था कि भाषा का शिक्षण पहले मौखिक कार्य और फिर कौन सा कार्य? लिखित कार्य। जब यहां पर पहले मौखिक और बाद में लिखित है, तो ये आपके क्या हो गया? एक क्रम का सिद्धांत हो गया। अनुपात क्रम का सिद्धांत ये कहता है कि बालक को पहले मौखिक कार्य सिखाना चाहिए और उसके बाद उसको क्या सिखाना चाहिए? लिखित कार्य। ये प्रश्न आपके पूछा भी गया है, तो ध्यान रखना क्रम में क्या होता है, जब हम क्रमशः लाइन भी बढ़वाते हैं तो एक के पीछे एक या एक के बाद एक होता है। तो इसी प्रकार से मौखिक के बाद लिखित, ये आपको याद रखने का तरीका है, आप अवश्य याद यहाँ पर रखिए। भाषा शिक्षण के समस्त उद्देश्यों व पक्षों पर क्या दिया जाता है? उचित ध्यान दिया जाता है। और नेत्रों से पहले कान, यानी कि आंख से पहले कान, आवृत्ति से पहले प्राप्ति, यानी कि किसी भी चीज की रिपीटेशन करने के लिए आवृत्ति करने से पहले अपने पास क्या होनी चाहिए? उसकी प्राप्ति होनी चाहिए। फिर आपके स्वतंत्रता से पूर्व अभ्यास, यानी किसी भी कार्य को स्वतंत्र रूप से करने से पूर्व आपको क्या करना चाहिए? अभ्यास। और व्यक्तिगत कार्य से पूर्व सामूहिक कार्य, यानी कि अकेले किसी कार्य को करने से पहले समूह में उसको सीखना चाहिए। ये आपके कहता है अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत। अनुपात क्रम के सिद्धांत के अनुसार देखिए आप, एक प्रश्न आपके रीट 2022 लेवल 2 शिफ्ट 2 में आया था कि प्रारंभिक स्तर पर अब किस कार्य को प्रधानता दी जानी चाहिए? तो मौखिक कार्य को। अब ये प्रश्न कई सारे बच्चे जो है वो ढूंढते हैं कि ये प्रश्न कहाँ से आया है, तो ये अनुपात क्रम का सिद्धांत ही कहता है कि यहाँ पर देखिए पहले मौखिक कार्य, यानी कि प्रारंभिक स्तर पर आपको क्या करना है? मौखिक कार्य। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे फिर आपको लिखित कार्य करवाना है। तो प्रारंभिक स्तर पर मौखिक कार्य किस सिद्धांत के अनुसार? अनुपात एवं क्रम के सिद्धांत के अनुसार। अब इस सिद्धांत के अनुसार माध्यमिक स्तर पर क्या कार्य होना चाहिए? तो पाठ्य पुस्तक आधारित जो व्याकरण ज्ञान है, व्याकरणिक ज्ञान जो है वो माध्यमिक स्तर पर दिया जाना चाहिए। और उच्च स्तर जो होता है वहां पर आपके तुलनात्मक अध्ययन, अनुवाद, स्वानुभव और साहित्य का ज्ञान जो है वो आपके किस स्तर पर देना चाहिए? उच्च स्तर पर देना चाहिए। ये तो हो गए आपके देखिए 6 सिद्धांत। अगला हम पढ़ेंगे 7वां सिद्धांत, वो है आपके स्वतंत्रता व व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। स्वतंत्रता व व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत जो है ये क्या कहता है? तो देखिए आप, इसमें क्या होता है? छात्रों की योग्यता, रुचि, अभिवृत्ति, शारीरिक तथा मानसिक क्षमताओं में क्या होती है? भिन्नता, मतलब विभिन्नता होती है। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी में भी आपने पढ़ा होगा कि अलग अलग प्रकार के बालक होते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है। कोई प्रतिभाशाली होता है, कोई सामान्य बालक होता है, कोई कमजोर बालक होता है। तो यहाँ पर भी देखिए ये प्रश्न इसी प्रकार से पूछा गया था कि कुशाग्र, सामान्य तथा मंदबुद्धि छात्रों के लिए अलग अलग अभ्यास कार्य होने चाहिए। रीट 2017 लेवल 1 में प्रश्न पूछा गया था कि कुशाग्र, सामान्य तथा मंदबुद्धि छात्र, इस प्रकार का वर्गीकरण किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? तो व्यक्तिगत विभिन्नता से, या व्यक्तिक विभिन्नता जो है इससे जुड़ा हुआ सिद्धांत है। शिक्षण का वातावरण स्वतंत्र हो, ताकि स्वतंत्र वातावरण में जिज्ञासा तेज हो, और जिज्ञासा अगर तेज होगी तो छात्र आत्म प्रकाश की प्रति जो है वो उन्मुख होंगे। और आत्म प्रकाशन के लिए वाद विवाद, चर्चा तथा वार्तालाप आदि रूपों में जो है उनका यूँ कह सकते हैं कि आत्म प्रकाशन होगा। संस्कृत अध्यापक द्वारा उच्चारण, वर्तनी, व्याकरण दोषों का निदान कर उपचार हेतु पृथक पृथक अभ्यास माला का निर्माण करना, ये आपके किस सिद्धांत के अनुसार है? तो ये है आपके स्वतंत्रता व व्यक्तिगत विभिन्नता सिद्धांत के अनुसार। अब ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि संस्कृत अध्यापक जो है वो उच्चारण, वर्तनी और व्याकरण जो दोष हैं उनके निदान करने के बाद जो उपचार करता है उसके लिए पृथक पृथक अभ्यास माला का निर्माण किस सिद्धांत के अनुसार करेगा? क्योंकि देखिए सामान्य बालक भी होते हैं, कमजोर बालक भी होते हैं और प्रतिभाशाली बालक भी होते हैं, तो उनके लिए पृथक पृथक जो अभ्यास माला होगी, क्योंकि उनमें जो कमियां जो होगी, दोष जो होंगे वो अलग अलग प्रकार के होंगे, तो ये आपके व्यक्ति की विभिन्नता के अनुसार होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे 8वां सिद्धांत जो है आपके, वो है एकता और सहभागिता का सिद्धांत। भाषा शिक्षण में मौखिक तथा लिखित कार्य क्या होना चाहिए? साथ साथ होना चाहिए। यह कौन कहता है? आपके एकता या सहभागिता का सिद्धांत, यानी कि एकता यानी कि एक साथ, लिखित और मौखिक कार्य एक साथ होना चाहिए। जबकि आपके मौखिक कार्य के बाद लिखित कार्य, ये कौन कहता है? आपके अनुपात क्रम का सिद्धांत कहता है। ठीक है, ये आप अवश्य ध्यान रखिएगा। एक उद्देश्य का पूरा होने के लिए इस उद्देश्य से संबंधित अन्य सभी उद्देश्यों पर भी क्या देना चाहिए? ध्यान देना चाहिए। यही आपके क्या है? एकता और सहभागिता का सिद्धांत। अब इसी सिद्धांत से जुड़ा हुआ एक सिद्धांत है आपके समवाय सिद्धांत। अब ये समवाय सिद्धांत क्या कहता है?
इस सिद्धांत के अनुसार संस्कृत शिक्षक रुचिकर शिक्षण के लिए विषय वस्तु और कक्षा स्तर के अनुसार विभिन्न सिद्धांतों का सकारात्मक प्रयोग करता है। यानी कि विषय वस्तु और कक्षा स्तर के अनुसार क्या करता है, विभिन्न प्रकार के जो सिद्धांत है उनका सकारात्मक प्रयोग करता है। शिक्षण को आकर्षक व रुचिकर बनाने हेतु पाठ्य सहगामी क्रिया तथा दृश्य श्रव्य उपकरण जो है उनका प्रयोग किस सिद्धांत के अनुसार होता है, आपके समवाय के सिद्धांत के अनुसार। ये लाइन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ क्योंकि ये प्रश्न आपके इस बार बन सकता है कि शिक्षण को आकर्षक यानी कि जो आपका शिक्षण कार्य उसको आकर्षक तथा रुचिकर बनाने हेतु पाठ्य सहगामी क्रियाओं तथा दृश्य श्रव्य उपकरणों का अधिक प्रयोग किस सिद्धांत के अनुसार होता है, तो आपके समवाय के सिद्धांत के अनुसार होता है। ठीक है, जो भी मैं यहाँ पर आपको विशेष तौर पर हाईलाइट करवा रहा हूँ उसको विशेष तौर पर देख कर जाएं आप, क्योंकि प्रश्न वहीं से बनने वाले हैं। अब देखिए अगला है आपके भावात्मक अभिव्यक्ति का सिद्धांत। अब ये क्या कहता है कि शिक्षक मूल पाठ का आदर्श स्वस्वर वाचन करेगा, छात्र जो है शिक्षक के भावों के अनुसार ही क्या करेगा, अनुवाचन और अनुकरण वाचन करेगा। यह आप ध्यान रखिएगा, शिक्षक हमेशा कैसा वाचन करता है, आदर्श वाचन। कैसा वाचन करेगा, शिक्षक जो होता है हमेशा आदर्श वाचन करता है, और छात्र जो होता है वो क्या करता है, हमेशा छात्र जो है वो हमेशा अनुवाचन या अनुकरण वाचन करते हैं। नेक्स्ट देखिए, संस्कृत में विशेषज्ञता संपादित करने के लिए छात्रों को भाव प्रकट करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। मतलब संस्कृत में अगर विशेषज्ञता आपको संपादित करनी है तो छात्रों को भाव प्रकट करने का अवसर जो है वो प्रदान करना चाहिए, क्योंकि भावात्मक अभिव्यक्ति होनी चाहिए। तो किस सिद्धांत के अनुसार जो है भाव प्रकट होंगे, तो आपके भावात्मक अभिव्यक्ति के सिद्धांत के अनुसार। लेख लिखकर, संभाषण, गीत गान, तर्क आदि के माध्यम से भावों की अभिव्यक्ति, तो आदि के माध्यम से जो भावों की अभिव्यक्ति होगी, तो भावों की अभिव्यक्ति वाला आपके क्या हो जाएगा, भावात्मक अभिव्यक्ति का सिद्धांत। मौखिक कार्य अधिकाधिक हो, देखिए मौखिक कार्य का सिद्धांत भी कहता है कि मौखिक कार्य अधिकाधिक हो, लेकिन भावात्मक अभिव्यक्ति में क्या होता है कि लिखित की अपेक्षा मौखिक कार्य ज्यादा होता है, क्योंकि हर समय जो है भावों को स्पष्ट करने के लिए लिखित की अपेक्षा जो है मौखिक कार्य ज्यादा प्रभावशाली रहता है, क्योंकि उसमें हाव भाव होते हैं, जैसा कि आपने पढ़ा है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे 10वां आपके हैं चयन और विभाजन का सिद्धांत। अब चयन और विभाजन का सिद्धांत क्या कहता है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पर्व, उत्सव, त्योहार आदि के विषय में, यानी कि इनसे संबंधित कोई पर्व से संबंधित है, चाहे कोई उत्सव से है, त्योहार से संबंधित अगर कोई पाठ है आपके विषय वस्तु है, उसको उनके समय ही पढ़ाना चाहिए। यानी कि कोई आपके पाठ में जैसे पूरी विषय वस्तु जो है आपकी पाठ्य वस्तु, उसके अंतर्गत महात्मा गांधी का कोई पाठ है, तो हो सके तो उसको कब पढ़ाया जाए, 2 अक्टूबर को पढ़ाया जाए, ताकि आपको अलग से पढ़ाना भी ना पड़े और वो सारगर्भित वहां पर साबित होगा। यही आपके कहलाता है चयन और विभाजन का सिद्धांत। पाठ्य पुस्तक में इनको क्रमशः ही स्थापित करना चाहिए। यह सिद्धांत ये कहता है कि जैसे महीनों का जो क्रम होता है, जिसमें जो पर्व त्योहार जो आता है, तो उसी अनुसार जो है वो लगभग आपके पाठ्यपुस्तक होनी चाहिए, और पाठ्यपुस्तक को में जो इंडेक्स होती है वो इसी प्रकार की बनी होनी चाहिए, ताकि पाठों का एक निश्चित क्रम हो और चयन और विभाजन के सिद्धांत का पालन किया जा सके। नेक्स्ट देखिए बहुमुखी सिद्धांत। बहुमुखी सिद्धांत से आपके प्रश्न आया हुआ है कि प्रश्न क्या था, देखिए आप कि संस्कृत शिक्षण का प्रयास कैसा होना चाहिए। संस्कृत शिक्षण का प्रयास जो है वो कैसा होना चाहिए, तो संस्कृत शिक्षण का प्रयास जो है कैसा होना चाहिए, बहुमुखी प्रयास होना चाहिए। यानी कि आपके एक मुख न होकर कैसा होना चाहिए, बहुमुखी प्रयास होना चाहिए। अनेक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अनेक प्रकार से प्रयास, मतलब कई सारे सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए कई सारे प्रयास जो करने होते हैं, वही आपके कहलाते हैं बहुमुखी सिद्धांत के अंतर्गत। भाषा सीखने का प्रयास एक मुखी या द्विमुखी न होकर कैसा होना चाहिए, बहुमुखी होना चाहिए। उदाहरणों के साथ नियम भी हो, मतलब उदाहरण भी हो, नियम भी हो, ये कहलाता है आपके बहुमुखी का सिद्धांत। मौखिक कार्य के साथ लिखित कार्य भी हो। बहुमुखी सिद्धांत में ये भी कहेगा आपके कि मौखिक कार्य के साथ लिखित कार्य भी हो, तो यह आप ध्यान रखिएगा। एक आपके लास्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपके रीड में पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा शिक्षण सिद्धांत नहीं है। इसका मतलब यह है कि ये 11 सिद्धांत आपको याद होने चाहिए, मतलब इनका नाम याद होना चाहिए कि ये सिद्धांत होते हैं, ताकि आपके परीक्षा में आ जाए तो आप आसानी से कर पाओ। तो वहां पर 3 सिद्धांत तो दे रखे थे। एक सिद्धांत दे रखा था लिंग भेद का सिद्धांत, तो लिंग भेद का कोई सिद्धांत नहीं होता है, लिंग भेद का सिद्धांत आपके नहीं है। ठीक है, तो लिंग भेद का सिद्धांत संस्कृत शिक्षण का सिद्धांत नहीं है, और हिंदी भाषा शिक्षण का भी सिद्धांत नहीं है। ये तो आपके हो गए देखिए संस्कृत शिक्षण के सिद्धांत। अब मैंने आपको बताया कि सभी सिद्धांत जो है उनका नाम भी याद होना चाहिए, और उसके अंदर क्या मैटर है वो भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अंदर से प्रश्न कैसे पूछे गए वो हमने आपको बताने का प्रयास किया है। अब हम देखेंगे इसी के साथ शिक्षण सूत्र। अब संस्कृत के शिक्षण सूत्र जो है, मुख्य रूप से शिक्षण सूत्र जो है किसने दिए थे, हर्बर्ट ने दिए थे। अब यहाँ पर कभी कभी एक नाम और आता है कोमेनियस का, कोमेनियस का नाम भी आता है, लेकिन मुख्य रूप से किसने दिए हैं, वो दिए थे आपके हर्बर्ट ने।
रेमंड ने शिक्षण सूत्र के बारे में क्या कहा है? तो शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिसमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। सिद्धांत से क्या अपेक्षा की जाती है? कि व्यवहार में सहायता करे ये। और शिक्षण सूत्र किसका काम करते हैं? पथ प्रदर्शन का कार्य करते हैं कि किसी कार्य को अपने को किस प्रकार से करना है। अब देखिए, ये क्योंकि ये क्लास बड़ी है तो इसका महत्व भी है, क्योंकि 20 से 21 प्रश्न जो है इस टॉपिक से अब तक रीड में पूछे गए हैं। तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई प्रश्न आपके यहाँ पर बनेगा, और प्रश्न अगर बनेगा तो अपनी क्लास से बाहर नहीं जाएगा। इसलिए आप क्विक रिवीजन के तौर पर इसको जरूर देखें। मैंने आपको 100% पाठ्यक्रम यहाँ पर देने का प्रयास किया है, ताकि एक बार आपकी अगर नज़र में रहेगा तो आप परीक्षा में आसानी से कर पाएंगे। पहला सूत्र है आपके ज्ञाताद अज्ञातम प्रति, मतलब ज्ञात से अज्ञात की ओर। अब देखिए होता क्या है, ये ज्ञाता लिखा हुआ है, अब इसमें द में ये अ भी जुड़ जाता है, तो इस प्रकार से ज्ञाताद ज्ञातम क्या लिखा होता है? ज्ञाताद ज्ञातम। इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि आधे द में क्या जुड़ा है? द में अ जुड़कर, यानी कि व्यंजन में ये स्वर जुड़ा है अ, और इस प्रकार से आपके क्या बना है? द। अब कई बार ज्ञाता त भी लिखा हुआ आ सकता है, ज्ञाता त, ज्ञातात अज्ञातम प्रति, ठीक है। तो इसमें आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, और विशेष तौर पर आप ध्यान रखिएगा कहाँ पर ये कई जगह आपको देखने को मिलेगा नास्ति अस्ति, तो वहाँ पर आपको ये अ जो है आगे वाले वर्ण में कहीं न कहीं जुड़ा हुआ होगा। अब इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? पहला तो आपको इस शिक्षण सूत्र के अनुसार क्या होगा? तो पहले आपको शिक्षण सूत्र के एक क्रम होता है, वो क्रम आपको याद रखना होगा कि पहले ज्ञात होता है और उसके बाद क्या होता है? अज्ञात होता है। मतलब ज्ञात से अज्ञात की ओर होता है, अज्ञात से ज्ञात की तरफ नहीं होता है। अब पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर अगर बढ़ा जाए तो किस सूत्र के अनुसार होगा? ज्ञात से अज्ञात की ओर, क्योंकि पूर्व ज्ञान जो होता है वो क्या होता है? ज्ञात होता है, और नवीन ज्ञान क्या होता है? अज्ञात होता है। जब आप पाठ्य योजना में प्रस्तावना प्रश्न पूछते हैं बालक से, तब ज्ञात से अज्ञात की ओर हम बढ़ते हैं। ये आपके रीट 2017 लेवल 2 में पूछा गया था कि पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर बढ़ना किस शिक्षण सूत्र के अनुसार? तो ज्ञात से अज्ञात शिक्षण सूत्र के अनुसार। पहला सूत्र आपके हो गया। दूसरा सूत्र है आपके सरलात कठिनम प्रति, यानी कि सरल से कठिन की ओर। सरल से कठिन की ओर में क्या होगा? रीट 2015 लेवल 1 में यह प्रश्न पूछा गया था, और रीट 2012 लेवल 1 में भी यह प्रश्न पूछा गया था कि सरल से कठिन की ओर जो है, पहले सरल विषय को पढ़ाकर और बाद में कौन सी विषय पढ़ाएं? कठिन विषय को पढ़ाएं। तो सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र जो है ये क्रम के अनुसार पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र है। अब कई में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है, और वो लिख देगा अज्ञात से ज्ञात की ओर। तो अज्ञात से ज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र नहीं होता है, ज्ञात से अज्ञात होता है, सरल से कठिन होता है। छोटे छोटे वाक्य से कठिन वाक्य की ओर बढ़ना, यानी पहले छोटे व सरल वाक्यों को पढ़ाया जाए, उसके बाद कठिन और दीर्घ वाक्यों को, बड़े वाक्यों की ओर बढ़ा जाए। फिर है आपके पहले कृतवाच्य और बाद में क्या है? क्रमवाच्य, यानी कि पहले तो कृतवाच्य के वाक्य और बाद में क्रमवाच्य के जो वाक्य हैं। तो कुल मिलाकर सरल से किसकी तरफ बढ़ रहे हैं हम? कठिन की ओर। अगला हम देखेंगे स्थूलात सूक्ष्म प्रति, इसको कहते हैं स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूलात का अर्थ होता है स्थूल से, सूक्ष्म यानी सूक्ष्म की ओर, ठीक है। रीट 2012 लेवल 2 शिफ्ट 2 में यह प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र है? तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल किसको कहते हैं? उदाहरण। तो स्थूल उदाहरण देकर सूक्ष्म नियमों की ओर क्या करना है? जाना है, और यही आपके क्या कहलाता है? स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल वस्तु का प्रदर्शन करके उनका सूक्ष्म नाम बताना। हर्बर्ट स्पेंसर ने इस शिक्षण सूत्र को अपनाने पर विशेष बल दिया है, तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि किस शिक्षण सूत्र को विशेष बल दिया है? तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर। हमारे पाठ का प्रारंभ स्थूल वस्तुओं से किया जाए और इसका अंत किससे हो? सूक्ष्म बातों से हो। तो ये आपके हर्बर्ट ने कहा है, और इस सूत्र को क्या कहा जाता है? मूर्त से अमूर्त भी कहा जाता है। अब आप अगर हिंदी की शिक्षण वीडियो के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि ये एक प्रश्न मैंने वहां पर वैसे बता दिया है। आप ध्यान रखिएगा कि दृश्य श्रव्य सामग्री जो होती है उसका उपयोग मुख्य तौर पे मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी कि अमूर्त वस्तुओं का मूर्त द्वारा जो है प्रत्यक्षीकरण करवाने के लिए आपको दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे पूर्णात अंशम प्रति, यानी कि पूर्ण से अंश की ओर। ये आपके गेस्टाल्टवाद ने कहा है। गेस्टाल्टवादी जो विचारधारा है, अधिगम का सिद्धांत है गेस्टाल्टवाद का, उसके अनुसार क्या होता है कि पहले किसी विषय वस्तु को पूर्ण रूप में देखे और बाद में जो है उसके अंशों की ओर बढ़े, यानी कि पहले समग्र वस्तु का ज्ञान और फिर अंश या अवयव। अब अंश को अवयव भी कहते हैं, तो अंश या अवयव का ज्ञान बाद में दिया जाना चाहिए। यह सूत्र काव्य शिक्षण में विशेष रूप से लागू होता है। ये सूत्र जो है आपके
पूर्ण से अंश की ओर, ये आपके काव्य शिक्षण में लागू होता है, क्योंकि पहले पूरी कविता जो है सुना दी जाती है, उसके बाद उसके एक एक जो है चरण जो है, पद जो है, उसके बारे में ज्ञान दिया जाता है। अब संश्लेषण से विश्लेषण की ओर, यह सूत्र पूर्ण से अंश का क्या है, पूरक सूत्र है। संश्लेषण से विश्लेषण वाला जो सूत्र है यह पूर्ण से अंश की ओर सूत्र है, क्योंकि इसमें क्या है, पहले पूर्ण विषय वस्तु को टुकड़े किए जाते हैं, समस्या के क्या किए जाते हैं, टुकड़े किए जाते हैं, और फिर उन्हें जोड़ने पर समस्या का क्या निकाला जा सके, हल। इसके लिए आपके संश्लेषण से विश्लेषण की ओर शिक्षण सूत्र का पालन किया जाता है। शिक्षण में विश्लेषण व संश्लेषण दोनों आवश्यक हैं। विशिष्टात सामान्यम प्रति, यानी कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट क्या होते हैं, आपके उदाहरण होते हैं, और सामान्य क्या होते हैं, आपके नियम होते हैं। और विशिष्ट से सामान्य यानी कि उदाहरण से नियम किस विधि के में अंतर बढ़ा जाता है, तो आपके आगमन विधि जो होती है उसमें विशिष्ट से सामान्य या उदाहरण से नियम की ओर बढ़ा जाता है। अब आगमन कोई शिक्षण सूत्र नहीं है, वो आपके हैं शिक्षण विधि है। अब शिक्षण सूत्र कौन सा है, आगमन से निगमन की ओर। आगमन से निगमन की ओर व्याकरण शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त हैं। ये शिक्षण सूत्र आपके किसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त हैं, तो व्याकरण शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। और रीट 2021 लेवल 2 में प्रश्न पूछा गया है कि व्याकरण शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त सूत्र कौन सा है, तो आगमन से निगमन की ओर। अब देखिए, उदाहरण प्रस्तुत करके नियम की ओर प्रतिगमन करना, ये किस शिक्षण सूत्र में है, आपके आगमन से निगमन की ओर। आ का मतलब पहले आपके उदाहरण और नी का मतलब बाद में आपके नियम। रीट 2021 लेवल 2 में प्रश्न पूछा गया है। तो ये तो हो गए आपके 7 शिक्षण सूत्र। 8वां शिक्षण सूत्र है आपके, यहाँ पर केवल आपको नाम ध्यान रखना है, अनिश्चिताद निश्चितम प्रति, यानी कि अनिश्चित से किसकी ओर, निश्चित की ओर। अनुभवात तर्कम प्रति, यानी कि पहले अनुभव और बाद में तर्क की ओर बढ़ना। फिर आपके मनोवैज्ञानिक क्रम से तार्किक क्रम की ओर। अब मनोवैज्ञानिक क्रम से तार्किक क्रम की ओर का अर्थ क्या होता है कि मनोवैज्ञानिक क्रम कौन सा हो गया, जैसे श्रवण, भाषण, पठनम, लेखनम, ये क्या हो गया, मनोवैज्ञानिक क्रम हो गया। अब इसके बाद में तार्किक क्रम क्या है, विषय वस्तु का व्यवहारिक क्रम। उसके बाद आपको विषय वस्तु का जो क्रम है वो आएगा। तो ये हो गया आपके, देखिए 10 तो मनोवैज्ञानिक शिक्षण सूत्र हो गए। 11वां सूत्र है आपके ज्ञानेंद्रिय शिक्षणम, यानी कि ज्ञानेंद्रियों के द्वारा शिक्षण। कहने का मतलब अपनी जो ज्ञानेंद्रिय है, जैसे भाषा में पहले श्रवण यानी कि कान का उपयोग, बाद में भाषण यानी कि मुख का उपयोग, और उसके बाद में क्या होगा, पठन यानी कि आंख से पढ़ना, और फिर आपके क्या होगा, आपके हाथ यानी हाथ से क्या करना, लिखना। इनका क्रमशः प्रयोग किया जाता है। और ज्ञानेंद्रिय द्वारा प्राप्त ज्ञान क्या होता है, स्थायी होता है। ये यहाँ पर आपके कंप्लीट होते हैं। संस्कृत शिक्षण के सिद्धांत भी हो गए, संस्कृत के आपके शिक्षण सूत्र भी हो गए। अब यहाँ से कोई भी प्रश्न बाहर जाने की संभावना नहीं है। अब हम अगली क्लास में बात करेंगे संस्कृत शिक्षण की अभिरुचि के बारे में, संस्कृत के भाषाई कौशलों के बारे में, क्योंकि 3 बड़े बिंदु है आपके यहाँ से। अब पहला है आपके भाषाई कौशल, दूसरा है आपके संस्कृत के शिक्षण अधिगम सामग्री, और तीसरा है आपके संस्कृत शिक्षण में मूल्यांकन। ये तीनों बिंदु हम करवा देंगे रीट एग्जाम से आपके पहले। तो अब क्योंकि समय हमारे पास भी कम है, फिर भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपके कंप्लीट हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।